हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम सीबीएसई, एनसीईआरटी और दूसरे स्टेट बोर्ड के अनुसार बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन। आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको सभी वीडियोस यहां मिलते हैं बिल्कुल मुफ्त में, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा ये आज का जो वीडियो है वो किस विषय को लेकर होने वाला है। तो हम आज के वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि हमारी जो कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान मतलब सोशल साइंस की जो बुक है, जिसको आप हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, तो उसका जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें आप यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है ना, कि इस राष्ट्रवाद के उदय को हमें इसके अंतर्गत देखना है, ये हमारा आज का चैप्टर होने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भाई ये यूरोप में जो राष्ट्रवाद है वो उसका उदय कैसे हो पाता है। तो पहले तो हम चैप्टर के नाम से ही ये जानने की कोशिश करें कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं, फिर हम इसका परिचय देखेंगे, हमारे चैप्टर के अंदर क्या होने वाला है वो हम सारी चीजें देखेंगे। तो ये वीडियो जो आपका है वो एक परिचय वीडियो या इंट्रोडक्टरी वीडियो टाइप का होने वाला है, जिसमें हम ये जानेंगे कि हमारा चैप्टर जो है वो किस थीम पर बेस्ड है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि हमें थीम जब पता चल जाएगी तभी फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आप देखें, यूरोप तो हम जानते हैं कि यूरोप क्या है। यूरोप तो एक कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है जो तो है। तो इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, एक को कहते हैं आप राष्ट्रवाद और दूसरे को कहते हैं उदय। जिस भी शब्द के पीछे वाद लग जाता है वो एक विचारधारा बन जाती है, एक फिलॉसफी बन जाती है, एक दर्शन बन जाता है। तो जो राष्ट्रवाद है वो राष्ट्रवाद क्या है, इसके पीछे हमें चर्चा करनी है। ये हमारा आज का टॉपिक होगा। जब एक देश के लिए लोग चाहने लगेंगे, एक देश के प्रति लोग मरने लगेंगे, तो क्या होगी, एक भावना डेवलप हो जाएगी और उसको आप राष्ट्रवाद कहते हैं। तो हमें यही देखना है इस चैप्टर के अंदर कि जो राष्ट्रवाद है ये कैसे उदय, सूरज का उदय होता है ना सुबह सुबह, धीरे धीरे कैसे। ऐसा तो होगा नहीं कि कल से बोल दिया कि भाई राष्ट्रवाद चालू कर दो तो सबके अंदर आ जाए, तो ऐसा तो होगा नहीं। उदय मतलब धीरे धीरे निकल कर आएगी। उदय शब्द का मतलब क्या है, उदय शब्द से लेना देना है प्रकट होने से, और प्रकट कभी एकदम से नहीं होते। जैसे आप सूरज को भी देखते होंगे, इस तरीके की कई बार फोटो बनी होती होगी और ऐसा सूर्य बना रहता है बीच में, तो क्या दिखाता है, धीरे धीरे रोशनी आपके सामने आ रही है, सूर्य का उदय हो रहा है। तो हमें इस चैप्टर के अंदर यही देखना है कि कैसे राष्ट्रवाद का उदय होगा, राष्ट्रवाद की भावना कैसे सभी के अंदर बनेगी। सभी में हम कहां बात कर रहे हैं, यूरोप के देशों के अंदर हमें देखना है कैसे राष्ट्रवाद की भावना बनेगी। क्लियर? तो ये तो इसके नाम से हमने बात करी, क्या होने वाला। चलिए देखते हैं ये परिचय के अंदर हम क्या देखेंगे। तो आप देखेंगे भाई राष्ट्रवाद की भावना जब बनती है या कैसे बनती है, तो इसके लिए लोगों को बड़ा मशक्कत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, उसमें कई सारी क्रांतियां होती हैं। इस कारण से हमने ये आपके सामने 2-3 फोटो लगा के रखी हैं। ये 2-3 फोटो में आप देख पा रहे होंगे, कहीं मारधाड़ वाली क्रांति है, कहीं लोग धार्मिक तरीके से मिल रहे हैं, कहीं लोग सामूहिक तरीके से मिल रहे हैं। इसमें आप अलग अलग वर्ग के लोग भी देख पाएंगे, लेकिन सभी के अंदर क्या है, एक कॉमन भाव आ गया, एक साझा भाव आ जाता है। इस कारण से लोग इकट्ठे हो पाए। अगर साझा भाव ना हो तो लोग इकट्ठे भी नहीं होंगे और कभी बात भी नहीं रखेंगे। क्लियर? तो इस कारण से हमने स्टार्टिंग में 3 फोटो रखी है ना। अब जो हम स्टार्ट करेंगे तो आपकी चैप्टर की जो पहली पिक है, आपकी किताब आप खोलेंगे तो उसमें आपके पाठ की, आपके चैप्टर की जो पहली फोटो है, इस फोटो के साथ हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये फोटो क्यों ली है, तो ये फोटो जो बनाई है एक व्यक्ति है जिनका नाम है फ्रेडरिक सरायू, है ना। ये व्यक्ति हैं जिनके द्वारा एक फोटो बनाई गई है, या ऐसी 3-4 फोटो बनाई गई हैं, जिसमें से एक फोटो ये है। इनके द्वारा बेसिकली 4 फोटोओं की श्रृंखला बनाई गई है, जिसमें से एक फोटो ये है। और उन व्यक्ति का नाम कौन है, फ्रेडरिक सरायू। फ्रेडरिक सरायू ने अपनी फोटो के माध्यम से या अपनी कलाकारी के माध्यम से, अपनी चित्रकारी के माध्यम से ये बताने की कोशिश करी है कि भाई दुनिया भर में कैसे प्रजातांत्रिक, विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न जो उन्होंने देखा था वो कैसे पूरा होगा और राष्ट्रों के बीच में कैसे संधि होगी, उसके ऊपर इन्हें ये अपनी एक फोटो बनाई थी, अपनी एक पिक्चर बनाई थी 1848 के अंदर, कि कैसे प्रजातांत्रिक गणराज्य आएगा। उस टाइम पर ये जो कॉन्सेप्ट है प्रजातांत्रिक गणराज्य का, ये अपने आप में एक नया लगता था। नए का मतलब जब भी कोई चीज बाजार में नई आती है, आपके सामने कोई नया विचार एकदम यूनिक लेकर आए, तो उसको लोग ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, है ना। क्योंकि आज जो ज्यादातर वर्ग जो है वो कैसा है, जो पुरानी परपाटी से चला आ रहा है और वो नई चीजों को स्वीकार करने के लिए बहुत जल्दी तैयार नहीं होता। और आप एक ऐसी चीज लेकर आए हैं जिसमें आप एकदम बदलाव की बात कर रहे हैं कि अभी तो क्या चल रहा है, राजशाही चल रही है या कुछ साम्राज्यवाद चल रहा है, जैसे कि राजाओं के द्वारा शासन चल रहा है, और आप कह रहे हैं प्रजातांत्रिक
और वो भी गणराज, उसमें भी प्रजातंत्र में भी राजा चुना जाएगा। और गणराज का मतलब क्या हो जाएगा, सामाजिक गणराज की बात कर रहे हैं कि आप हर कुछ साल के बाद वो राजा बदल देंगे, उसको चुनाव के अंदर जाना पड़ेगा या उसको कोई एक प्रक्रिया में जाना पड़ेगा जिसके बाद वो दोबारा से निर्वाचित हो सके। तो ये क्या हो रहा था, लोगों को अभी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या ऐसा भी हो सकता है या नहीं। तो इस कारण से हमने ये फोटो ली है। फोटो को गौर से देखना क्योंकि ये फोटो हमें आगे भी काम में आने वाली है। आप देख रहे होंगे कि ऊपर आकाश के अंदर आप ईसा मसीह, जो कि यूरोप के अंदर जो धर्म है क्रिश्चियन, उसके भगवान कहलाते हैं, तो ये भगवान वहां पर हैं, ईसा मसीह। उनके आसपास आप स्वर्ग के और दूसरे देवता भी देख पाएंगे कि घूम रहे हैं साथ में। नीचे एक प्रतिमा लगी हुई है, प्रतिमा को गौर से देखेंगे तो ये प्रतिमा कैसी है, एक महिला की प्रतिमा है। तो हम इस पर भी बात करने वाले हैं कि भाई महिला की ही प्रतिमा क्यों रखी, पुरुष की प्रतिमा क्यों नहीं रखी है ना। तो इसके पीछे क्या कारण है। अब और इनके आसपास देखें, कई सारी एक लंबी कतार ऐसी चली आ रही है, बहुत सारी भीड़ चली आ रही है, भी आप देख रहे होंगे। तो इसमें क्या है कि जो ये फोटो बनाई गई है, जो ये महिला की मूर्ति रखी हुई है, इनको कहा गया है स्वतंत्रता की देवी या स्वतंत्रता की प्रतिमा कहा गया है। महिला के रूप में उनको वर्गीकृत किया गया है। उनके सामने हर एक देश का व्यक्ति आ रहा है, नतमस्तक हो रहा है। ये उनने बताने की कोशिश की है कि सभी लोग स्वतंत्रता के लिए जाएंगे, सभी लोग जनसंघर्ष करेंगे, स्वतंत्र होंगे और गणतांत्रिक राज्य बनाएंगे या अपना प्रजातांत्रिक राज्य बनाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। ये जो लोग हैं इसमें क्या है, अलग अलग झंडे आप देख पा रहे होंगे। तो कभी आप यूएसए का झंडा देखेंगे, कभी आप ब्रिटेन का, कभी जर्मनी का, ऐसे झंडे आप यहाँ पर, कभी आप फ्रांस का झंडा देखेंगे। तो ऐसे अलग अलग लोग आ रहे हैं समय के हिसाब से। ऐसा नहीं होगा कि पूरे यूरोप में एक साथ लोग आ जाएंगे, सबको हम क्या कर देंगे, क्रांति दे देंगे, सबका उदय करवा देंगे, सबका देश बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कैसे होगा, एक सिस्टम से क्रिया होगी। कैसे भाई, पहले कोई देश होगा, उसको देख रहे हैं, फिर हमारे अंदर भी आग लगी, बोले उन्होंने तो कर लिया, हम तो कर नहीं पाए, तो फिर हमने भी करना स्टार्ट किया। तो ऐसे ये सारी प्रक्रियाएं चलेंगी। तो हम ये सारा परिचय इसके अंदर देखने वाले हैं। चलिए अब देखें यहां पर कि भाई जो फ्रेडरिक सरायू हैं, उनने किया क्या या उनने क्या सपना देखा था, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, वो क्या सोच रहे थे। सपने हम आप लोग भी देखते हैं। सपना देखना अच्छी बात है, फिर उसको पूरा करना और अच्छी बात है ना। ऐसा नहीं कि अपन ने सपना देख लिया और फिर भूल गए। फिर ऐसे भी सपने मत देखो कि हम तो सीधे भगवान बन गए, तो ऐसे सपने पूरे नहीं हो सकते। तो सपने देखना अच्छी बात है और उनके लिए मेहनत भी करना चाहिए। तो इनके द्वारा सपना देखा गया और चूंकि ये पेंटर थे तो सपना देखा, तो इन्होंने अपना क्या चित्रकारी में वो चीजें उतार दी। तो इनके दिमाग में क्या चल रहा था, वो सारी बातें इनने चित्रों के माध्यम से बताने की कोशिश की है। तो इनने क्या कहा कि इनने सपने में क्या देखा था या इनका क्या सपना था, जनतांत्रिक सामाजिक गणतंत्र का सपनों का संसार इन्हें सोचा था। सपनों का संसार समझते ना, सपने का संसार का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जहां पर बहुत आदर्श स्थितियां हों। आप समझते हैं, जब आप अपना सपना देखते हैं तो उसमें हो सकता है कि आप सपने में हीरो आप ही हो, और जैसे ही आंख खुलती है तो पता चलता है कि मम्मी की 2 चप्पल पड़ गई, है ना। तो सपनों में तो आप ही सब कुछ, मतलब जो भी आप सोचते हैं। तो सपनों का संसार मतलब जैसा भी आप चाह रहे हैं वैसा आप अपने दिमाग के अंदर इमेजिनेशन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, वैसा अपने दिमाग में बना सकते हैं कि ऐसा है। तो ऐसा कुछ एक सपनों का संसार। सपनों का संसार के पीछे नाम क्या है, क्योंकि कई सारे लोगों को लग रहा था कि जो इनने सोचा है जनतांत्रिक सामाजिक गणतंत्र का, ये तो होने वाला रहा नहीं है। तो इसलिए इनको सपनों का संसार के बोले, वैसे ही ठीक है, ऐसे ही चले। तो ये सपनों के संसार का या जनतांत्रिक सामाजिक गणतंत्र का कॉन्सेप्ट कैसे आया, तो फ्रेडरिक सरायू ने, जो कि एक फ्रांसीसी कलाकार थे। कैसे कलाकार थे, चित्रकार थे, है ना। चित्र बनाए हैं तो चित्रकार ही होंगे। तो एक फ्रांसीसी कलाकार थे, बेसिक रूप से पेंटर या चित्रकार थे। इनके द्वारा 4 चित्रों की एक श्रृंखला निकाली गई। 1848 में इन्होंने एक के बाद एक चित्र निकाले। उन चित्रों के माध्यम से इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो निरंकुशवाद है, अभी बात करेंगे कि भाई ये निरंकुश क्या कहलाता है, जो साम्राज्यवाद है, ये जो राजा हैं, ये लोग खत्म होंगे और आगे भविष्य में क्या आएगा, जनतांत्रिक सामाजिक गणतंत्र की स्थापना होगी। ऐसा इन्होंने अपने 4 फोटोओं के माध्यम से बताने की कोशिश की है। तो वो एक पूरी सीरीज निकाली और उस सीरीज के माध्यम से इन्होंने क्या बताया था कि अपने सपनों का एक संसार रचा। फोटोओं के अंदर उनके दिमाग में क्या चल रहा था, वैसा एक संसार रचा जो उनके शब्दों में क्या था। अगर उनसे पूछें कि आपने ये फोटो के अंदर क्या बनाया, चूंकि अगर आप ये वाली फोटो देखें, है ना, ये फोटो आप देखें तो आप देखकर इसमें क्या, अगर आपको ये थीम ना बताई जाए तो सब लोग अपने अलग अलग मतलब निकाल सकते हैं कि लोग पूजा करने आ रहे हैं, भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। सबके अपने मतलब हो सकते हैं। जब उन्होंने फोटो बनाई तो उनसे पूछा कि आपके लिए इस फोटो का मतलब क्या है, तो उन्होंने क्या कहा कि हमारे लिए इस फोटो का मतलब क्या है, कि उन्होंने अपने जो सपनों का संचार रचा, तो उनके शब्दों में क्या है कि जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर ही ये दुनिया बन सकती है या ये सपनों का संसार बन सकता है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया और ये फोटो उनके द्वारा बना दी गई कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है। क्लियर।
अब यहां पर एक और फोटो आप देख पा रहे होंगे कि एक महिला है जिसके हाथ में एक मसाल आप देख रहे होंगे और दूसरे के हाथ में आप देख रहे होंगे कि यहां पर कुछ एक दस्तावेज टाइप का है। तो अब बात आती है कि भाई जब ये बना दिया गया, लोग एक मूर्ति के पीछे जा रहे हैं, एक ही फोटो के पीछे जा रहे हैं, ऐसा कारण क्या है? तो जो श्रृंखला का आप पहला चित्र देखेंगे, है ना, जो उनके द्वारा 4 फोटो बनाई गई है, तो श्रृंखला का जैसे ही पहला चित्र आप देखेंगे, ये वाला चित्र जो आता है, इसमें जैसे ही आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें लगभग सभी वर्ग के आदमी आपको देखने को मिल रहे हैं। कहां कहां के? यूरोप और अमेरिका के सभी उम्र के और सभी सामाजिक वर्ग के। दुनिया के हर देश में समाज जो है वो अलग अलग तरीके से बटा हुआ है। हम अपने देश में रहते हैं तो हमें अपने देश के बारे में पता है कि हमारे यहाँ पर समाज किस तरीके से बटा है, लेकिन दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जहां समाज में विभाजन नहीं है, समाज में वर्ग नहीं है। वहां पर भी वर्ग हैं। अभी जैसे ही हम चैप्टर में आगे बढ़ते चलेंगे, आपको कुछ कुछ वर्गों की जानकारी धीरे धीरे होती चलेगी। या आपने जैसे ही जब क्लास 9th में पढ़ा होगा, वहां पर भी आपने अलग अलग देशों के वर्ग पढ़े होंगे कि भाई इनके समाज में कुलीन कहलाते हैं, स्टेट ए कहलाता है, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, आपने सब कुछ ये पढ़ा होगा। तो अब यूरोप में और अमेरिका में सभी उम्र के आप यहां देख पा रहे हैं कि भाई औरत मर्द सब टाइप के लोग हैं, बूढ़ा बच्चा जवान सभी टाइप के लोग हैं, सभी सामाजिक वर्ग के लोग। सामाजिक वर्ग से मतलब क्या है? हर एक देश के या हर एक समाज में अपने विभेद होते हैं। कोई समाज में ऊंचा दर्जा पाता है, कोई समाज में मध्यम दर्जे पर होता है, कोई निम्न दर्जे पर होता है। हर एक दुनिया के हर एक देश में समाज में विभाजन है। ठीक, हमारे यहां पर क्या है समाज में कि अस्पृश्यता जैसी बात आ जाती है तो हमें विभाजन थोड़ा सा समझ में आने लगता है। वहां पर हो सकता है अस्पृश्यता जैसी बात ना हो, तो इस कारण से हमें दूर से देखने पर समाज में विभाजन समझ में नहीं आता, लेकिन सामाजिक विभाजन होता है। तो समाज के विभिन्न वर्ग जो अलग अलग हैं, विभाजित हैं, वो भी सभी इस लाइन में खड़े हैं, एक लंबी कतार लगा के आए हैं। और लंबी कतार लगा के किसके आगे आए हैं? स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना कर रहे हैं। मतलब हम अपने शब्दों में कह दें या हम अपनी भाषा के हिसाब से, अपनी संस्कृति हिसाब से कहें कि स्वतंत्रता की देवी की क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। ऐसे ही होता है ना हमारे यहाँ कि हम अपनी भारत माता की पूजा करते हैं, स्वतंत्रता की देवी की पूजा कर रहे हैं। वंदना का मतलब क्या है? वंदना करते ना, जैसे आप लोग करते होंगे सरस्वती वंदना, विष्णु वंदना, सब वंदना क्या है? मतलब उनका गुणगान करना, उनके सामने उनकी पूजा अर्चना करना। तो एक लंबी कतार में सभी वर्ग के, सभी उम्र के, यूरोप और अमेरिका के सभी लोगों ने एक लाइन लगाई और लाइन लगाकर एक मूर्ति के सामने पहुंचे। और मूर्ति कौन है? ये मूर्ति है जिसको कहा गया है कि स्वतंत्रता की देवी या स्वतंत्रता की प्रतिमा। अभी देवी पर बात नहीं आई, अभी हम देखेंगे कि देवी क्यों कहा गया या महिला क्यों बोला गया है। स्वतंत्रता की देवी के सामने या स्वतंत्रता की प्रतिमा के सामने लोग खड़े हो गए और उनकी पूजा अर्चना करने लगे। हमारे शब्दों में स्वतंत्रता की देवी हो गई और उनकी ये लोग पूजा अर्चना करने लगे। अब उनकी पूजा करके इनको मिलेगा क्या, या उनके सामने वंदना करके इनको मिलेगा क्या? होने क्या वाला है? तो क्या होगा यहां पर आप देखेंगे, आपने क्लास 9th के अंदर जब फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी होगी तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान आपने देखा होगा कि एक स्वतंत्रता की प्रतिमा या एक मूर्ति बनी हुई है। वो मूर्ति बनी हुई है जो स्वतंत्रता की, जिसको आप प्रतिमा कहते हैं, हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं? हमारे लिए क्या हो जाएगा? उनको हम देवी कह देते हैं। देवी की मूर्ति है ना, हमारे यहाँ ऐसे ही कहते हैं ना, स्वतंत्रता की देवी की मूर्ति, लक्ष्मी जी की मूर्ति। तो ऐसे ही ये मूर्ति बनी हुई है। तो इस मूर्ति को महिला ही क्यों दिखाया गया है? अब सोचने वाली बात ये है, आप लोग जरा दिमाग पर जोर डालिए कि इनको महिला ही क्यों बताया गया है। ये जैसे बताई गई है यहाँ पर कि इनको महिला, तो आप अपने यहाँ भी देखें, भारत में भी भारत माता कहा गया है, वैसे ही वहां पर भी इनने क्या किया? स्वतंत्रता की देवी कहा है। इसके पीछे कारण क्या होगा? सोच सकते हैं क्या कारण होगा? कारण आप जैसे, अगर मैं थोड़ी सी आपको बताने की कोशिश करूं, आप देखें कि ज्यादातर देवियों को 4 हाथ या 8 हाथ के साथ बताया जाता है। दुनिया भर के समाज जो हैं वो मात्र सत्तात्मक तरीके से थे। दुनिया भर की जो समाज है या आपकी जो परवरिश है, हमको क्या कहते हैं? हमारी माता जो है उसको पहला गुरु कहा जाता है। आपको सबसे पहले वही सिखाने वाली होती है। इसी कारण से पूरी दुनिया के समाज में अब चूंकि समाज बदलते जा रहा है तो परपाटियां बदल रही हैं, चीजें बदल रही हैं, लेकिन अगर आप पहले देखें तो पूरी दुनिया के समाज में माता का स्थान उच्च था और बहुत सारी चीजें वो करती थी। आपको भी देख लेती हैं, घर को भी संभाल लेती हैं और कुछ और चीजें होती हैं वो भी संभाल लेती हैं। अगर आप जनरल भाषा में देखें, आपको सुबह खाना भी मिल जाएगा, आपके कपड़े भी साफ कर देती हैं आपकी मम्मी लोग, आपको पढ़ा भी देती हैं, होमवर्क भी करवा देती हैं, सब कुछ करवा देती हैं। तो इस कारण से जो हमारे यहाँ पर महिलाएं होती हैं उनको देवी का रूप कहा गया। और दुनिया भर के देशों में ही ऐसा था,
जो माँ होती है या औरत होती है उनको एक सम्मानजनक स्थान दिया गया था। तो इस कारण से इनको क्या बताया गया कि भाई स्वतंत्रता की प्रतिमा जो है उसमें एक महिला को बताया गया। महिला के 2 हाथ है, आधुनिक महिलाओं के 2 ही हाथ होंगे, क्योंकि हम भगवान नहीं है कि हमारे 4 इस तरफ हो जाएं, 4 इस तरफ हो जाएं, एक एक से सबको टांग ले। 2 हाथ हैं और दोनों हाथों में कुछ ना कुछ चीजें वो लिए हुए हैं। आपको अगर याद हो, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान एक महिला हुआ करती थी, ये वाली फोटो आप देख पा रहे हो, तो इनके एक हाथ में ज्ञानोदय की मसाल हुआ करती थी और दूसरे हाथ में एक और जो अधिकारों का घोषणा पत्र इनके हाथ में हुआ करता है। अगर आपने पिछले साल अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि भाई ऐसी कुछ चीजें आप यहां पर देख पा रहे होंगे, एक हाथ में मसाल और एक हाथ में अधिकारों का घोषणा पत्र। अब ये मसाल क्या करेगी, तो आप समझते हैं ना कि जब भी हम दीपक जलाते हैं, जब भी हम चिराग जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, तो लाइट अंधकार को खत्म करती है। तो लाइट अंधकार को खत्म करती है, ये एक मैसेज देती है। अंधकार मतलब केवल वो नहीं है कि लाइट नहीं है तो अंधकार है, हमारे जीवन का अंधकार, हृदय का अंधकार, मन का अंधकार, सामाजिक अंधकार। तो जो मसाल जो है वो यही बताने की कोशिश कर रही है कि आपको अभी तक जो अंधकार में रखा गया है, हम उस अंधकार को ही क्या करने वाले हैं, दूर। और दूसरे हाथ में इनके क्या रखा गया है, मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। अभी तक मनुष्य को अपने अधिकारों के बारे में यूरोप में पता नहीं था कि उसको कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो उन अधिकारों का एक घोषणा पत्र भी वो साथ में लेकर आई है कि आपको कम से कम अपने 2, 4, 5 अधिकार तो पता हो। तो ये यहां पर बताया गया। और उस मूर्ति के सामने या उस देवी के सामने अगर आप देखें यहां पर, तो जो निरंकुश संस्थान है ना, निरंकुश जो राजा, निरंकुश का मतलब मैं अभी बताऊंगा आपको 1 मिनट से कि क्या होता है निरंकुश। तो निरंकुश संस्थान जो है वो उनके चरणों में ध्वस्त पड़े हैं, मतलब टूटे मूटे पड़े हुए। निरंकुश का मतलब क्या होता है, निर प्लस अंकुश, है ना, ऐसा अगर अपन देख लें तो ये हो जाएगा निरंकुश। अंकुश का मतलब क्या होता है, अंकुश समझते हैं ना, जो हाथी के पीछे मारा छोटा सा पैना सा जो होता है, बैलगाड़ी पर भी बैठे हो तो बैल को भी मारते हैं, वो कहलाता है अंकुश। मतलब जब किसी, अंकुश मतलब क्या है कि उस पर जब आप हाथी पर बैठते हैं या बैलगाड़ी चलाते हैं तो वो बैल या हाथी अपने मन से ना चले, उसको चलाने के लिए आप बीच बीच में पहले सीधा चल, जैसे ही गड़बड़ हुआ तो तुरंत थोड़ी सा टच दिया, अरे गड़बड़ चल रहा हो क्या। तो इससे क्या होता है कि वो अपने मनमाने तरीके से नहीं चल पाता। अगर ये ना हो आपके सामने तो हाथी आपको जंगल ले जाए, पता नहीं कहां पटक दी। तो अब ये निरंकुश का मतलब क्या होगा, जिस शासन के ऊपर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है, मतलब उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, कोई अंकुश नहीं है, उसको ही क्या कहते हैं, निरंकुश। तो ऐसे ही संस्थान थे। चूंकि निरंकुश क्या, राजा को आप देखें दुनिया भर में राजा के पद का देवीयकरण कर दिया गया कि राजा भगवान की संतान होता है और उससे गलती नहीं होती, जो कर रहा है सब सही है, वो रोज नियम बदलता है, सब चौपट करता है, जो भी करे। तो अब ऐसे ही जो राजाओं के जो संस्थान थे, जो साम्राज्यवाद के जो संस्थान थे, वो सब क्या है, यहाँ पर उनकी चरणों में ध्वस्त पड़े हुए हैं। ये यहाँ पर बताया गया है कि निरंकुश संस्थान ध्वस्त पड़े हुए हैं। तो आपको ये बात समझ में आई कि भाई स्वतंत्रता की जो देवी है, ये स्वतंत्रता की जो प्रतिमा है, वो महिला को ही क्यों बनाया। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान भी और आप दुनिया के और दूसरे क्रांति के दौरान भी आप देखेंगे कि महिला ही क्यों बनाई गई है। आप गौर करिएगा, भारत में भी आप देखेंगे हम भारत माता कहते हैं, भारत पिता नहीं कहते उनको। तो आप ये आराम से गौर करिएगा कि मैंने जो बातें बताई हैं वो सही है या नहीं है, आपको क्या लगता है, यहां पर आप अच्छे से सोचिएगा। और इनके 2 हाथों के अंदर हमने एक में मसाल दे दी और दूसरे में क्या दे दिया, अधिकारों का घोषणा पत्र, और निरंकुश संस्थान यहां पर एकदम ध्वस्त करवा दिए। अब जो सरायु हैं, जिनको फेडरिक सरायु कहा गया है, उनने अपना एक कल्पना दर्श, जिसको यूटोपिया कहा जाता है, अपन सोचते हैं सपनों का संसार जिसको कहते हैं, तो उनके कल्पना दर्श में या उनके यूटोपिया के अंदर देखे तो सरायु ने क्या कहा, फेडरिक सरायु कहते हैं कि अब जो यूरोप है वो अलग अलग राष्ट्रों में बंट चुका है। अपनी फोटोओं के अंदर कह रहे हैं कि अब जो यूरोप है वो अलग अलग राष्ट्रों में बंट चुका है, और अब इन राष्ट्रों की पहचान जो होती है वो कैसे होती है, इनकी पहचान इनकी कपड़ों से होती है और इनकी राष्ट्रीय पोशाक से होती है, नहीं तो आप इनको पहचान नहीं सकते। हर देश की अपनी एक पोशाक होती है, हर एक देश का अपना एक कल्चर होता है पहनावे का, तो उससे आप उनके कपड़ों से उनकी पहचान कर सकते हैं। और पूरा यूरोप जो है वो अलग अलग देशों में बंट गया है, ऐसा इनके कल्पना दर्श के अंदर, इनकी पिक्चरों के अंदर ऐसा कहा गया है। इनकी फोटों का मतलब ऐसा होता है। और जो ये बटे हुए राज्य हैं या बटे हुए जो लोग हैं, अलग अलग कपड़े पहने हुए हैं या अलग अलग पोशाकों के अंदर हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं और जुलूस आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये जुलूस आप देख पा रहे होंगे कि ये जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ताकि हम अपने और अच्छे से कर पाए, अपना शासन और अच्छे चला पाए और जो कमियां हैं उनको भी दूर कर पाए। तो ऐसा इन्होंने यहां पर कहा कि वो जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, अगर आप लाइन में पहले देखें कि संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद अगर आप देखें स्विट्जरलैंड, फ्रांस और उसके बाद जर्मनी। अगर जो देवी के सामने जो मूर्ति खड़ी हुई है ना, एक
ये देवी के सामने जो मूर्ति खड़ी हुई है, तो इसमें आप देखें संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, फिर इसके बाद जर्मनी वगैरह आप देखें तो ये सारे देश क्या हैं, इनके लाइन में एक के बाद एक देवी के सामने आ रहे हैं और आशीर्वाद मांगते हुए आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसा इन्होंने कहा। ये लंबी लाइन के अंदर अगर आप देखें तो कई सारे देश होंगे। तो एक देश है जिसको आप कहते हैं जर्मनी। जर्मनी अभी तक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बना था। संयुक्त जर्मन जो लोग हैं वो संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। वो लोग क्या है, झंडा थामे प्रतिमा के सामने खड़े हुए थे और जा रहे थे कि भाई उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति, है ना, उनको लग रहा था कि भाई उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति का मतलब था आजादी, आपको स्वतंत्रता, और 1848 की जो उदारवादी अभिव्यक्ति है उसके साथ ही आगे बढ़ रहे थे। और ये चाहते थे, मतलब उदारवाद के तरीके से चाहते थे कि जर्मन भाषा वाली जो रियासतें हैं, मतलब जहां पर जर्मनी या जर्मन भाषा बोली जाती है, उन सब रियासतों को प्रजातांत्रिक संविधान के तहत उनको इकट्ठा किया जाए और उनको क्या किया जाए, एक देश बनाया जाए, एक राष्ट्र राज्य की स्थापना कर दी जाए। मतलब जिसको आप कहते हैं नेशन स्टेट, है ना, जो राष्ट्रीय राज्य होता है वो एक स्थापित कर दिया जाए। ऐसा जर्मनी के लोग भी चाहते थे और वो अपना किस तरीके से चाहते थे, उदारवादी उम्मीदों के हिसाब से, उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति लिए वो जर्मनी भाषा की रियासतों का प्रजातांत्रिक तरीके से, प्रजातांत्रिक संविधान के तरीके से गठन चाहते थे और एक राष्ट्र का निर्माण चाहते थे जिसको राष्ट्र राज्य कहा जाएगा यहां पर। ऐसा उनका कुछ सोचना हुआ करता था। अब देखें आपको जो अगर जो प्रतिमा है उनके सामने कौन कौन से देश आए हुए हैं, लाइन से आप देखते चलें तो हमने देख लिया कि यूएसए हो गया, यूएसए के बाद स्विट्जरलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, ये देश तो हो गए थे जो संघ भी बन गए थे, कुछ कुछ कर भी रहे थे। जर्मनी, जर्मनी के पीछे खड़ा है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के पीछे दो सिसिलियों की राजशाही, जो सिसिली वगैरह आपने जो द्वीप सुने होंगे उनके पीछे, उनके पास खड़ा है लंबार्डी, उनके पीछे खड़ा है पोलैंड, उनके पीछे खड़ा है इंग्लैंड, उनके पीछे आयरलैंड, उनके पीछे हंगरी और रूस। ये एक लंबी लाइन आपको उस देवी की प्रतिमा के पीछे खड़ी हुई देखने को मिलेगी कि वो लोग खड़े हैं और उनका सब देवी की वंदना में अपना नंबर लगा रहे हैं कि हमारा कब आता है, ऐसा सब कर रहे हैं। फोटो में आप देखेंगे कि ऊपर, मतलब जो फोटो आप देखें यहां पर, ये फोटो आप देखें तो इसमें आप देखें ऊपर स्वर्ग में ईसा मसीह को बताया गया है, ये अपने सबसे पहले बात करी थी, और स्वर्ग के कुछ और दूतों के बारे में बात की गई है कि और दूतों को बताया गया है कि यहाँ पर कौन कौन से हो सकते हैं, संत और फरिश्ते यहाँ पर बताए गए हैं। और इस फोटो के माध्यम से बताया गया है कि सभी देशों के अंदर, सभी देशों के नागरिकों के अंदर क्या है, भाईचारा है। ये फोटो जो है वो राष्ट्र के बीच में भाईचारे के प्रतीक के रूप में बताई गई है, तभी तो एक लाइन से ये एक एक करके खड़े हुए हैं। अब जो ये चैप्टर है इसमें क्या क्या मुद्दे उठ सकते हैं, क्या क्या सवाल उठ सकते हैं, तो मामला आता है कि इसमें तो यार कई सवाल उठेंगे और हम कई सारी चीजों के बारे में जानेंगे। ब्रिटेन के अंदर भी देखेंगे, हम फ्रांस के अंदर भी देखेंगे, हम कई सारे देशों के बारे में देखेंगे, तो इसमें कई मुद्दे उठेंगे। तो इस टाइम तक अगर देखें तो एक बात आती है जिसको कहते हैं राष्ट्रवाद। अभी हम राष्ट्रवाद को और अच्छे तरीके से क्लियर भी करेंगे जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे। अगले वीडियो के अंदर आप देखेंगे भाई राष्ट्रवाद जो एक्चुअल में क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसको हम कैसे डील करते हैं, क्या है, ये सारा कुछ हम वहां देखेंगे। तो राष्ट्रवाद चूंकि नॉर्मल तौर पर आप समझ चुके हैं कि जब सभी में एक अपनेपन का भाव आ जाए और एक ही भौगोलिक इकाई के लिए, एक ही देश के लिए, एक ही राज्य के लिए लोग मरना स्टार्ट कर दें तो उनकी भावना को आप राष्ट्रवाद कह सकते हैं। ये एक ताकत के रूप में उभरा। कैसी ताकत के रूप में उभरा? इस ताकत ने कई प्रकार की परिवर्तन लोगों के अंदर कर दिए या समाज के अंदर कर दिए। कैसे परिवर्तन किए? वो परिवर्तन जो थे वो राजनीतिक और मानसिक जगत के अंदर इसके द्वारा एक बड़ा परिवर्तन ला दिया गया कि अब लोगों को ये लगने लगा कि जो यूरोप की बहुराष्ट्रीय वंशी साम्राज्य हैं, मतलब अलग अलग देशों में एक ही वंश का साम्राज्य चल रहा है, इन साम्राज्य का अब जाने का समय आने वाला है और उनकी जगह पर क्या होने वाला है? राष्ट्र राज्य का उदय, मतलब धीरे धीरे राष्ट्र राज्य क्या है, बनने वाले हैं। यहां पर ऐसा लोगों के मन में या राजनीति के अंदर ये बातें आने लगी। तो ये राष्ट्रवाद की ही ताकत थी जिसके द्वारा ये परिवर्तन लोगों के अंदर आया, राजनीति और मानसिक तरीके से ये परिवर्तन हो पाया। अब आप देखेंगे भाई राष्ट्र राज्य जो है वो लोगों के अंदर कैसे पनप रहा था। तो आप शासक वर्ग को देखें, वो भी ये समझ रहा था और अधिकांश नागरिक भी ये समझ रहे थे कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या है। एक साझा पहचान, मतलब आप एक इलाके में रहते हैं, उनकी आपकी एक साझा पहचान, सभी का एक साझा इतिहास और साझा विरासत। अगर इन सब चीजों को मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? इस चीज को आप कह सकते हैं कि ये राष्ट्र राज्य का कॉन्सेप्ट हो सकता है।
जैसे हम अपने देश के बारे में बात करें तो भारत जो एक राष्ट्र राज्य है, इसमें आप देखें कि अगर हम भगत सिंह को ले लें तो भगत सिंह भले पंजाब के रहने वाले हैं, लेकिन उतना ही सम्मान उनको तमिलनाडु वाला देगा, उतना ही सम्मान मध्य प्रदेश वाला देगा, उतना ही सम्मान उनको उत्तर पूर्व वाले देंगे। ऐसे ही दूसरे और क्रांतिकारी होंगे तो ये क्या हो गई, ये हमारा क्या हो गया, साझा पहचान। ऐसी जैसे हम राष्ट्रगान के लिए, हम राष्ट्रगीत के लिए, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए ये साझा पहचान हो गई। ऐसे ही जो पास्ट में हुई कुछ अच्छी घटनाएं, बुरी घटनाएं, वो सब क्या है, इतिहास है। तो सभी का जो कॉमन इतिहास होगा, जैसे आप देखेंगे भारत में कई सारे बड़े राज रहे हैं, राजा रहे हैं, उनका शासन रहा है, तो वो सब क्या है, इतिहास, एक साझा इतिहास है। उसमें हम वर्ग के आधार पर नहीं देखते, धर्म के आधार पर नहीं देखते। और विरासतें, जो विरासत में पहले के लोग हमको छोड़कर गए हैं, वो भी क्या है, इन सब के लिए जब हमारे मन में भाव जग जाता है तो एक क्या बनता है, तभी हमारा राष्ट्र राज्य का उदय हो पाता है। अब ये राष्ट्र राज्य जो है वो पहले नहीं था, ना ही एकाएक बना है। आप देखेंगे प्राचीन काल में ये ऐसी कोई कल्पना थी कि भाई ऐसा कुछ हो जाएगा और बहुत एकदम क्लासिक कर देंगे, तो ऐसी कोई कल्पना नहीं थी, ऐसा कुछ भी वहां पर देखने को नहीं मिलता था। ये जो राष्ट्र राज्य की भावना या जिसे आप राष्ट्रवाद कह रहे हैं, ये सारी भावनाएं संघर्षों से निर्मित हुई हैं। और संघर्ष ऐसा नहीं होता कि बहुत एक, संघर्ष का मतलब समझते हैं ना, आदमी लंबे समय तक उस प्रक्रिया में पिसता है, उसको संघर्ष कहते हैं। संघर्ष वो नहीं कहलाता कि आज मन की आइसक्रीम खाने नहीं मिली तो बोले आज दिन भर संघर्ष हो गया, खा ही नहीं पाए कुछ। ये कोई संघर्ष नहीं है। संघर्ष वो है जब आदमी पिसता है, परेशान होता है लगातार, लेकिन उसी चीज में लगा रहता है, वो संघर्ष कहलाता है। और लास्ट में सफलता प्राप्त कर लेता है, वो संघर्ष कहलाता है। तो ये कई सारे लंबे संघर्षों के बाद ये राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर निर्मित हो पाती है। तो इस अध्याय के अंदर हम यही प्रकाश डालेंगे या यही देखने वाले यहां पर कि 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद किस तरीके से अस्तित्व में आया, कैसे उसका प्रकट होना हुआ, कैसे लोगों ने उसको लेना स्टार्ट किया, कैसे लोगों ने उसको समझना स्टार्ट किया। तो ये हमारा इस चैप्टर के अंदर ये सारी बातें कि हम राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद, तो इस दौरान आप अलग अलग प्रकार की क्रांतियां भी इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं कि भाई हमारा चैप्टर में क्या क्या होने वाला है, हम कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो अब मामला आता है कि भाई हम इस अध्याय में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा क्या क्या इसके अंतर्गत कवर होने वाला है। सोचने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपन सारे टॉपिक आपकी बुक के अंदर जो दिए गए हैं, सबको एक एक करके बहुत कायदे से, बहुत अच्छे तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से दिमाग में बिठाते हुए, अपनी दैनिक दिनचर्या के उदाहरणों से जोड़ते हुए, ताकि हमको वो चीजें याद होती जाएं, दिमाग में बैठते जाएं, वैसे हम कुछ आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो चैप्टर होगा, तो सबसे पहले इस चैप्टर का जो टॉपिक आएगा इस वीडियो के बाद जो आप देखेंगे, वो होगा फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो क्रांति जो है वो आप कक्षा 9 के अंदर पढ़ भी चुके होंगे, तो हम उसकी कुछ झलक देखेंगे, और राष्ट्र का विचार कैसे आया ये हम देखेंगे। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, कैसे राष्ट्र का विचार आया, ये सारी बातें हम इसके अंतर्गत देखेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे होगा, मतलब यूरोप के अलग अलग देशों में राष्ट्रवाद, जिसको आप नेशनलिज्म भी कहते हैं, उसका निर्माण कैसे होगा, ये सारी घटनाएं हम वहां पर देखेंगे एक छोटे से तरीके से, कैसे कैसे वो निर्माण हो पाएगा। अब इस निर्माण में कैसे कैसे लोग रहेंगे, या इस निर्माण के अंदर की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो यूरोप में राष्ट्रवाद निर्माण में आप सबसे पहले देखेंगे कुलीन वर्ग और एक नया वर्ग तैयार हो जाएगा, जिसको कहेंगे नया मध्यम वर्ग। तो ये दोनों वर्ग क्या हैं, इनकी भूमिकाएं क्या रही हैं, वो हम यहां देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि भाई जो उदारवादी है, उनके लिए राष्ट्रवाद के क्या मायने थे, वो लोग राष्ट्रवाद के लिए क्या सोचते थे, वो भी हमारे यूरोप के राष्ट्रवाद के निर्माण के अंतर्गत ही आएगा कि उदारवादी लोग क्या सोचते थे। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद का कॉन्सेप्ट आएगा। रूढ़िवाद का मतलब समझते हैं ना, जो व्यवस्था में परिवर्तन नहीं चाहते, मतलब जो पुरानी पारंपरिक चीजें चली आ रही हैं, भले वो गलत ही क्यों ना हो, अगर कोई गलत चीज भी चली आ रही है, उसे आधुनिक समाज के हिसाब से, आधुनिक विज्ञान के हिसाब से आप बदलने की कोशिश करते हैं, तो वो उस बदलाव का विरोध करते हैं, उनको रूढ़िवादी कहते हैं। तो हम देखेंगे कि भाई एक नया रूढ़िवाद आया, क्या नया रूढ़िवाद आया उसको हम देखेंगे। फिर क्रांतिकारी, क्या रेवोल्यूशनरी होता है, क्रांतिकारी क्या होता है, हम ये सारी चीजें देखेंगे। अब क्रांतिकारी के अंदर आप देखें, क्रांतिकारियों का जो युग है, मतलब एक टाइम होगा जहां पर क्रांतिकारी घटनाएं होती हैं, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे क्रांतिकारी क्या कहलाते हैं। आप चूंकि गांधीवादी विचारधारा से बहुत अच्छे से परिचित होंगे, तो हम एक भगत सिंह वाली विचारधारा, जिसको आप क्रांतिकारी कहेंगे, हम उसको भी देखेंगे, भाई क्रांतिकारी क्या है, कैसे यूरोप के अंदर क्रांतिकारी घटनाएं घट रही होंगी, ये सारी बातें देखेंगे। जो क्रांतियों का जो युग होगा, एक के बाद जो क्रांतियां हो रही होंगी, चल रही होंगी, वो सारी क्रांतियां हम यहां पर देखेंगे। फिर आप देखेंगे भाई इसी के अंदर आप देखेंगे कि भाई रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना, कैसे रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना कैसे लोगों के अंदर डेवलप होगी, ये सारी बात हम देखेंगे।
उस दौरान आप देखेंगे भाई कि भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। आप दुनिया में कभी भी देखना भरे पेट, मतलब ऐसा आप देखना भरे पेट क्रांति नहीं आती। आपका पेट भरा हो, संसाधन से संपन्न हो, आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, तो आप क्रांति करने नहीं जाएंगे। आपको सभी चीजें व्यवस्थित पता हो, सब कुछ आपको व्यवस्थित मिल गया हो, तो आपको कोई क्रांति करने की जरूरत नहीं होती है, आप कुछ नहीं करते। जैसे अगर हम पढ़ाई के अंदर भी देखें तो हम अपना कैरियर बहुत अच्छा चाहते हैं, हम कैरियर के अंदर अपने नंबर बहुत अच्छे चाहते हैं, हम अच्छी जॉब या अच्छा बिजनेस चाहते हैं, इस कारण से हम लगातार मेहनत करते हैं। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि आपका कैरियर तो आप करें कुछ या ना करें, बोले आपको तो राजा ही बनना है, तो फिर ऐसा व्यक्ति कुछ नहीं करता और बाद में देखा होगा बीड़ी पीते मिलता है, ठिलिया लगाते मिलता है। ऐसा चूंकि दुनिया में भविष्य वेदता कोई हुआ नहीं है। तो भूख का क्या कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर? भूख बहुत मतलब खाली पेट, मतलब भूखमरी जैसी कुछ स्थितियां बनेगी, कठिनाइयों का दौर होगा, जन विद्रोह यहां पर होंगे। 1848 में आप उदारवादियों की क्रांतियां भी देखेंगे, जो लिबरल लोग हैं उनके द्वारा भी कुछ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी करी गई है, तो उनको भी हम देखेंगे। फिर आपकी एक हेडिंग आएगी, एक टॉपिक आएगा जर्मनी और इटली का निर्माण। मतलब यहां पर जर्मनी का एकीकरण हो रहा होगा और इटली का एकीकरण हो रहा होगा, तो हम इन सब चीजों को, मतलब इन दोनों देशों के निर्माण के बारे में भी देखेंगे, कैसे निर्माण होता है। जर्मनी के बारे में देखें, क्या सेना राष्ट्र का निर्माता, या क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है, क्या सेना के द्वारा राष्ट्र बनाया जा सकता है। हम इटली में देखेंगे कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ, इटली में क्रांतियां कैसे हुई, वो सारी बातें। ब्रिटेन जो एक देश है उसकी एक अजीब दास्तान है, वो दास्तान भी हम सुनेंगे, क्या दास्तान है इसकी, क्या परेशानी है भाई तुमको, हम उसको भी देखेंगे। फिर आप देखेंगे राष्ट्र की जो दृश्य कल्पना है ना, तो उनके बारे में भी हम देखें भाई कैसी दृश्य कल्पना है। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, इन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रवाद जो आधुनिक तरीके से आजकल आ गया है वो, और जो पुराने तरीके में राजाओं का साम्राज्यवाद था वो, इन दोनों में क्या अंतर है, ये होते क्या है, इनको अपन समझेंगे। तो ये सारे टॉपिक हमारे क्या है, इस चैप्टर के अंदर हम ये कवर करने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स ने एक वेबसाइट डेवलप की है, magnetbrains.com। ये इसलिए की गई है ताकि आप अपने वीडियोस को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से देख पाएं। आप जैसे ही गूगल पर magnetbrains.com डालेंगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। वहां पर आपको अपना मीडियम सेलेक्ट करना है कि भाई आप इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी मीडियम में। जैसे ही आप हिंदी मीडियम सेलेक्ट करेंगे तो आपको हिंदी मीडियम के सारी क्लासेस, सारे टीचर्स आपके सामने आ जाएंगे। अब आपको जो भी सब्जेक्ट वहां पर देखना है, XYZ कोई भी सब्जेक्ट, आपको सारे सब्जेक्ट यहां पर मिलेंगे। जिस भी सब्जेक्ट को आपको देखना है, मान लो आप सामाजिक विज्ञान देख रहे हैं तो आपने सामाजिक विज्ञान पर क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया तो आपको क्या होगा, वहां पर पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी। ऐसे पूरी आप एक लिस्ट देख पाएंगे और आपको जो चैप्टर पढ़ना है, उस चैप्टर का जो भी टॉपिक, सब टॉपिक जो भी पढ़ना है, वो सारे वीडियो, आपको सॉल्यूशन देखना है, MCQ देख, सब कुछ वहां पर आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से मिल जाएगा। तो आप इन सारे तरीके से भी क्या कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे से वीडियो देख सकते हैं। हमारा एक ऐप भी है magnetbrains.com के नाम से। तो जैसे ही आप प्ले स्टोर अपना ओपन करेंगे, उसमें मैग्नेट ब्रेन्स डालेंगे तो आपको एक ऐप मिल जाएगा। उस ऐप को भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके माध्यम से भी आप सिस्टमैटिक तरीके से वीडियोस देख सकते हैं। क्लियर? आप सभी लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है, वो भी बहुत अच्छे टीचरों के साथ और बहुत अच्छे कंटेंट के साथ। तो आपको ये वीडियो या ये कोर्स प्राप्त करने के लिए करना क्या है, तो आपको हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी से जुड़ना है। जुड़ने के लिए आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियोस आते हैं उनको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें, ताकि हिंदी माध्यम के जो और विद्यार्थी हैं वो सभी लोग इससे जुड़ सकें और सबको इसका फायदा हो सके। कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। थैंक यू।